आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का हल करेंगे 2023 के लिए। सबसे पहले है इसमें सही विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है 26 और 91 का HCF होगा। ऑप्शन ए 13, बी 26, सी 7 और डी ऑप्शन है 1। तो इसमें हम देखते हैं कि 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 13 होंगे। इसी तरह से 91 के अभाज्य गुणनखंड हम देखें तो 7 से डिवाइड होगा 13 बार और 13 से 1 बार। तो 91 के गुणनखंड हुए 7 और 13। HCF निकालने के लिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो HCF कहलाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर 13 सही विकल्प है। दूसरा है रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 रखना होगा। AX प्लस B बराबर 0। शून्यक मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है। AX बराबर हो जाएगा -b, b का पक्षांतर कर दिया। x बराबर हो जाएगा -b अपॉन a का पक्षांतर किया। तो इसका शून्यक हो जाएगा -b अपॉन a। इसका ऑप्शन सी -b अपॉन a सही है। तीसरी कंडीशन है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके ऑप्शन है कि 2 हल होंगे, बी ऑप्शन का कोई हल नहीं होगा, सी ऑप्शन के अनंततः अनेक हल होंगे और डी ऑप्शन है का अद्वितीय हल होगा। तो हमें इसकी 3 कंडीशन मालूम है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तब इसका अद्वितीय हल होता है। दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता। और तीसरी कंडीशन में तीनों आपस में बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कोई हल नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है AP 2, 7, 12 का सारवंतर है। तो सारवंतर के लिए हम जानते हैं कि दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं या अगले पद से उसके पहले पद को हम घटाते हैं। तो 7 में से हम 2 घटाएं तो 5 बचता है। इसी तरह से 12 में से 7 घटाएंगे तो भी 5 बचेगा। तो इसका सारवंतर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है विकल्प। 5वां प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि मान लें हम कि ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक बिंदु बाहर से कोई बिंदु ये P है। स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं ये हो गई, ये PA और PB स्पर्श रेखाएं ये परस्पर ये कोण 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर हैं और जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA PO यहाँ से हम इसको केंद्र को मिलाएंगे PO और ये स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो POA। इस कोण की इनने वैल्यू पूछी हुई है हमसे। चूँकि ये स्पर्श रेखा है और इस पर ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का होता है और ये केंद्र से P जो बिंदु को मिलाया है ये पूरा कोण 80 है। ये इसको समद्विभाजित करता है तो ये आधा कोण 40 डिग्री का हुआ। तो हम इस त्रिभुज को देखें POA को, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
दो कोण हमें मालूम है 90 और 40, दोनों का योग हो गया 130। तो 180 में से हम 130 को घटाएंगे तो शेष बचता है 50। तीनों कोणों का योग करेंगे हम, ये कोण आएगा हमारा 50 डिग्री, 50, 90 और 40। तो इसका ए ऑप्शन 50 डिग्री ये सही है। अगला प्रश्न है 6वां, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ए ऑप्शन 2:3, बी ऑप्शन 4:9, सी ऑप्शन 81:16 और डी ऑप्शन है 16:81। तो हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका अनुपात जो है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनकी भुजाएं 4:9 है, तो 4/9 इनका वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो 16:81। इसका ये डी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, तो चूंकि हम जानते हैं कि बाई अक्ष से दूरी ये मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो बाई अक्ष से दूरी में जो भी होगा तो वो एक्स का निर्देशांक आएगा। तो बाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। तीसरा प्रश्न, यदि मीनार की छाया और ऊंचाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समकोण त्रिभुज में यदि ये मीनार है और ये इसकी छाया पड़ रही है, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये त्रिभुज बनता है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कोण हमेशा 45 डिग्री होगा। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि यदि ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो छाया और मीनार की ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 1/1 मतलब 1, tan थीटा बराबर 1। तो tan के किस कोण का मान 1 होता है, हमें मालूम है tan 45 बराबर 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये 2 माध्य माइनस करने के बराबर होता है। 5वां प्रश्न अगला, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 6वां प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। हमेशा प्रायिकता में ध्यान रखें कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी और जो प्रायिकता होती है वह हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ऋणात्मक होगी तो उसका मान 0 से कम हो जाएगा। तो हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट है इसका 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। दूसरा है cos 90 - थीटा, ये होता है साइन थीटा के बराबर। थर्ड है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा।
चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। तो विविक्तीकर का सूत्र हमें मालूम है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। इसको याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पाँचवा द्विघात समीकरण का मानक रूप हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। छठवां क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, तब इसके मूल वास्तविक नहीं होते। यदि b² माइनस 4ac बड़ा है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि यह 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, और यदि यह छोटा है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा, प्रत्येक का एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है इसका किसी AP अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र लिखिए। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या हम इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, या इसको लिख सकते हैं s बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है, इसमें l अंतिम पद होता है। तो इसमें 3 सूत्रों से आप किसी को भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे महत्वपूर्ण ये है पहला वाला s बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। दूसरा प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है √x² प्लस y²। तीसरा प्रश्न है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रेक्षक की आँख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे यदि हम देखें ये कोई मीनार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ये उसकी आँख है। तो आँख से जो देखा जाता है, मीनार को देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। और ये सीधी जो रेखा होती है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ऊपर की ओर जब हम देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। तो प्रेक्षक की आँख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तु को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक की आँख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये दृष्टि रेखा कहलाती है। इसका अगला प्रश्न है चौथा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी भी वृत्त पर यदि हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है और वो भी समांतर, तो जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये है, तो इसके समांतर स्पर्श रेखा यहाँ आ सकती है। इसके अलावा हम कहीं और स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वह इसके समांतर नहीं होगी, बल्कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो इसके समांतर केवल 2 रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 5वां प्रश्न है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 इंटू 2πr, θ/360 गुणित 2πr। 6वां प्रश्न बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr वर्ग h। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये असत्य है क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होती। दूसरा है 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है। तो इसको हम निकाल सकते हैं यदि इनका सार्वंतर 2, 4, 6 और 8 इनका सार्वंतर निकाल कर देखें। 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 बचेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 बचेंगे। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि सार्वंतर सभी का बराबर आ रहा है।
यदि बराबर आ रहा है तो यह एक समांतर श्रेणी है, तो यह कथन सत्य है। तीसरा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात हम जानते हैं, तो यह सत्य है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। चौथा प्रश्न, बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के देख लें, ये कथन सत्य है। इसको हम निकाल सकते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ x1 की वैल्यू -4 और x2 की वैल्यू 4 है, तो -4 + 4 बटे 2। इसी तरह से y1 + y2 देखें हम, तो y1 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू -6, तो 6 प्लस ब्रैकेट में -6 बटे 2, -4 + 4 ये आपस में घट जाएंगे, असमान चिन्ह है, तो 0 बटे 2 मतलब 0, और 6 + -6 बटे 2, तो 0 बटे 2 मतलब 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0, 0 है, तो ये कथन सत्य है। अगला 5वां प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, ये सूत्र है, सत्य है कथन है ये। अगला है 6वां, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अभी हमने देखा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होने की कंडीशन में उसका मान 0 से कम हो जाएगा, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 2 नंबर के लिए है ये प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का HCF ज्ञात कीजिए। हम इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 8 के गुणनखंड 2, 2, 2 और 1 होगा। 8 के हमने निकाले, 2 से 4 बार, 2 चौके 8, फिर 4 को 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2, 2, 2 और 1। इसी तरह से 9 के 3 गुणा 3 और गुणा 1। 25 के 5 गुणा 5 गुणा 1। इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने। HCF हमें निकालना है, तो HCF निकालने के लिए इन सब गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो कॉमन गुणनखंड होगा, वो इसका HCF कहलाएगा। हम देखते हैं इसमें 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है। 3 9 के गुणनखंड हैं लेकिन 25 और 8 में नहीं है। इसी तरह से 5 9 में और 8 में नहीं है। लेकिन इन तीनों में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड, जब कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता तब इसका एक जो होता है, सभी का गुणनखंड होता है एक, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड मानेंगे। तो 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, अतः 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा, ये आंसर है। 6वें का अथवा वाला प्रश्न जो है, HCF ऑफ 306 मतलब 306 और 657 का HCF आपको दिया है 9। HCF 306, 657 बराबर 9, ये दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है और इनका हमें LCM ज्ञात करना है। तो HCF 306, 657 का 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात करना है। यहाँ 2 संख्याएं हमारे पास हैं, A 306 और B 657। हमारे पास सूत्र होता है HCF AB मतलब वो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का HCF गुणा दोनों संख्याओं का LCM, मतलब HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र है HCF × LCM बराबर A × B। दोनों संख्याओं का HCF और LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF दोनों संख्याओं का दिया है हमें 9, LCM हमें ज्ञात करना है, तो 9 गुणा LCM 306, 657 बराबर संख्याएं हमारे पास हैं A 306 और B 657, इनका गुणा, तो LCM बराबर 306 × 657, 9 का पक्षांतर करेंगे हम, तो यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा, तो 306 × 657 बटे 9।
9 से इसको हमने काट दिया है, 73 बार कटेगा, तो 306 गुणा 73, इनका गुणा करने पर 2,22,338, तो LCM 306 657 का 22,338 हमें प्राप्त होता है। इस भाग में केवल हम ये 6 प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए अगले 3 भागों में और इसके शेष प्रश्न आपको हल करके दिए जाएंगे। इनको आप कंप्लीट करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।